उमरकोट का नाम जब आपके जहन में आता है तो इस खित्ते में जोगी, खास तौर पर जोगी मिस्री। हाँ, ये काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। हाथों में पहनने वाली अंगूठियाँ, अब दोबारा फैशन में बड़ी अंगूठियाँ। ये वो ख़ास तोप है जो सबसे डिफरेंट है, जिस पर कुछ डिज़ाइन भी कंधा किए गए हैं। ये एक लोहार दिखाया गया है जो उस वक्त दुश्मन को देखा जाता था, हम लोग इस वक्त शहर को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया। खुश आमदीद एक नई वीडियो में। मैं मौजूद हूँ उमरकोट। उमरकोट जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूके कहते हैं, जैसे मीरपुर खास को MPK या MKS कह देते हैं। ये वो शहर है जो गेट ऑफ वे थर कहलाता है। उस तरफ से अगर आप जाएं मिट्टी की तरफ से तो गेट ऑफ वे थर होता है नौकोट, और यहाँ से आए तो गेट ऑफ वे थर कहलाता है उमरकोट। उमरकोट एक कदीम शहर, यहाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस अगर आप उमरकोट आते हैं तो किला है, उमर सुमरो साहब का बनवाया हुआ किला। तो आपको लेके जा रहा हूँ मैं किले के अंदर, और किले की क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है, इससे जुड़ी कुछ और चीज़ें, ख़ास तौर पर मुग़ल आज़म से जुड़ी हुई चीज़ें, या फिर सिंध की लोक दास्तान जिसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सुर मारई में गाया, उमर मारई का किस्सा। ये सब कुछ आपके साथ उमरकोट किले में। इस किले को सुमरा हुक्मरानों ने तामीर करवाया। सुमरा हुक्मरान सिंध पर हुकूमत करते रहे 1050 से लेकर 1350 तक। इस किले ने मुख्तलिफ हुक्मरानों के उरूजो जवाल को बहुत करीब से देखा है। 13वीं सदी के आखिर में परमार सोडो ने सुमरों से इस किले को छीन लिया। 1541 में जब मुगल बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथों शिकस्त खाकर सिंध में वारिद हुआ, तो परमार सोडा जो यहाँ के राजपूत हुक्मरान थे, उनकी औलाद में से राणा प्रसाद ने किले से बाहर निकलकर मुगल बादशाह हुमायूं का इस्तकबाल किया था। तो चलें जी, आपको किले के अंदर लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी है। किले के दरवाजे के ऊपर बना हुआ ये सूरजमुखी फूल का निशान, ये निशान आखिर यहाँ क्यों है? हुमायूं का अकलौता बेटा अकबर, जिसे बाद में मुगल आजम बनना था, वो इस किले के पास ही पैदा हुआ। जिस वक्त कल्होड़ा हुक्मरान सिंध में बरसरे इक़्तिदार आए तो राजपूतों ने यह किला कल्होड़ों के हवाले कर दिया, जिसे बाद में कल्होड़ों ने जोधपुर के हुक्मरानों को बेच दिया। और जब कल्होड़ों से हुकूमत छीनी टालपुर हुक्मरानों ने, तो 1813 में टालपुर हुक्मरानों ने जोधपुर के राजा से दोबारा इसे छीन लिया, और 1843 तक, जब तक अंग्रेज़ों ने आके टालपुर हुकूमत ख़त्म नहीं की, यहाँ पर टालपुर हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार रहे। तो ऑल व्यूअर्स, ये थी मुख्तसर सी तारीख, जो कि सबको ही मालूम है, हमने कोई नई चीज़ आपको नहीं बताई। तो ये वो मुख्तसर सी तारीख थी। सूरजमुखी के बारे में जो है वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि सूरजमुखी का निशान कब से है, क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। मैं किले में आ चुका हूँ, तो अब मैं आपको किले के बारे में जो चीज़ें बताई हैं उससे हटकर आपको दिखाऊंगा। जैसे हम किले में दाखिल होते हैं मेन गेट से, ये तो ऊपर वो जो ऊपर भी जाएंगे एक निगरानी के लिए या दुश्मनों से हिफाजत के लिए फौज वो होती है ना, फसील, हाँ फसील, वो फसील है। और इस तरफ ये एक छोटा सा आपको टीला नजर आ रहा हो, ये जो टीला है, बल्कि मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। इस तरफ सूरज है, लेकिन ये आपको सतह, वैसे ये टीले पर ही है। ये किला जो आप देखेंगे रोड नीचे है, किला टीले पर ही है। यहाँ पर अभी कोई इमारत नहीं है। इससे आगे आपको कुछ इमारतें नज़र आ रही होंगी, ये सारी इमारतें नहीं बनाई गई। ये जो थोड़ा सा टीला है छोटा सा, यहाँ पर वो बिल्डिंग हुआ करती थी, कहते हैं कि जहाँ मारवी को या मारई को कैद किया था उमर सुमरो ने। इस किले के अंदर जो अंदरूनी इमारतें थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी,
यहाँ कल्चरल हॉल है, म्यूज़ियम है। 1960-70 उसके अशरे में यहाँ पर ये नई इमारतें बनाई गई हैं। किले की जो फसील थी उसकी भी मुरम्मत करवाई गई है। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि यार जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन अगर मुरम्मत ना कराई जाती तो किले का नामो निशान यहाँ से मिट जाता। वाच टावर है जिसके ऊपर चढ़कर इर्द गिर्द का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। वो भी नया बनाया गया है, लेकिन उन्हीं निशानों के ऊपर जहाँ वो पहले कदीम में मौजूद था। किले के अंदर जो मरकज़ी इलाका जिसे विज़िटर ज़्यादा विज़िट करते हैं वो ये वाच टावर है, जिसके ऊपर अगर आपने वीडियोस देखी हों तो वो पुरानी तोपें वो भी मौजूद हैं। तो मैं भी इसके ऊपर चढ़कर इसका नज़ारा करने वाला हूँ और इर्द गिर्द से इसके ऊपर चढ़कर इर्द गिर्द के मनाजिर कैसे नज़र आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस वाच टावर पर जो उन पुराने निशानात पर बनाया गया है। दुश्मनों को देखने के लिए वाच टावर हुआ करते थे ताकि दूर से दुश्मन की नकलो हरकत नज़र आ जाए। तोपें उस पर इस्तादा होती थी कि दुश्मन को किले से दूर ही रोक लिया जाए। शहर का मंजर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। कभी ये हाँ, तब भी इसका मतलब यही हुआ करता था कि इर्द गिर्द को देखना, तो अब भी यही है। उस वक्त दुश्मन को देखा जाता था, हम लोग इस वक्त शहर को देख रहे हैं। तो इस गोल दायरा नुमा वाच टावर पर 7 तोपें नस्ब हैं। ये वो ख़ास तोप है जो सबसे डिफरेंट है, जिस पर कुछ डिज़ाइन भी कंधा किए गए हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी मुझे लगता है कि लोहे की हैं, शायद इसमें पीतल का इस्तेमाल किया गया है। इसका रंग कुछ इस तरह से बता रहा है मुझे, लेकिन पीतल तो लोहे से इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। अब खुदा जाने क्या हकीकत है इसकी। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये इस किले का तूल, लंबाई, चौड़ाई क्या है। तो जो यहाँ मैंने पढ़ा है लिखा हुआ, उसमें 750 से लेकर कुछ 900 समथिंग ये इसकी है लंबाई चौड़ाई। अरे इससे गाना तो वाच टावर से मैं नीचे आया हूँ। यहाँ पर अंग्रेज़ एक डिप्टी कमिश्नर थे, हर्बर्ट एडवर्ड वाटसन। बड़ी मुश्किल से मैंने नाम याद किया है ये, तो मैं दिखाता हूँ। कहा जाता है कि अब 2 बातें हो जाती हैं तारीख़ में, कुछ चीज़ें गलत मलत भी हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर ने ये वसीयत की थी कि मुझे यहीं मदफून किया जाए, या वो यहाँ उसकी डेथ हुई तो उसे यहाँ नॉर्मल दफना दिया गया, मे भी उसकी वसीयत हो। तो हर्बर्ट रेड वाटसन की जो कब्र है वो मेन जो मरकज़ी किले की इमारतें हैं उससे थोड़ा दूर, और जो मीरपुर ख़ास रोड आता है उमरकोट, उसकी जो बैरूनी फसील है किले की, जो उस रोड के साथ कनेक्ट है, वहाँ ये सामने एक छोटा सा गुंबद नुमा चबूतरा इसके अंदर है। तो ये है जनाब हर्बर्ट एडवर्ड वाटसन, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार से यहाँ हुक्मरानी करने के लिए आए और वो यहीं मदफून है। इनके वर्सा पता नहीं होंगे, हाँ, बरतानिया में कहीं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, वाटसन सिंध कमीशन फॉर मैनी ईयर डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, बोर्न
23 नवंबर 1846, डाइड 26 फरवरी 1894। ये कुछ जो मैं पढ़ पाया हूँ, जितनी मेरी अंग्रेज़ी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि यही तहरीर इस तरफ संस्कृत या गुजराती, क्योंकि ये हिंदी लग नहीं रही मुझे, ये शायद तर्ज तहरीर गुजराती है। इन इलाकों में मारवाड़ी या गुजराती तर्ज तहरीर ही राइज था शायद उस ज़माने में। ये जो इलाका है, एक बार मैं थोड़ी सी और चीज़ें देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो याद आती रहती हैं। मारवाड़ और मेहरान, थर के लोग, अभी तो सारा सिंध है ये, लेकिन थर के रहने वाले लोग हमेशा से एक डिफरेंस करते आए हैं मेहरान दरिया की जो ज़मीनें थी और जो रेगिस्तानी ज़मीनें थी उनसे। तो उमरकोट के इस तरफ शहरी इलाके जो मिरपो खास या नहरी ज़मीनों वाले इलाके, वो मेहरान के इलाके, और इससे उस तरफ मारवाड़ के इलाके कहलाते हैं। तो उनकी ये संगम पर है। ये बड़ा गढ़ हुआ करता था भाई, रेगिस्तानी इलाकों को आम ज़मीन से जोड़ने के लिए। तो इसकी कितनी अहमियत होगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, मीरपुर खास से तो ये ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर है। अगर आप कराची से यहाँ आते हैं तो कुछ 300, 350, ऐसा कुछ 350 के ऊपर नीचे कुछ, या 380 गालबन, इतने किलोमीटर दूर। और कराची से तो बाय रोड कंटिन्यू बस से, नॉन स्टॉप बस से कनेक्ट है। कराची से उमरकोट की डायरेक्ट बसें आपको मिल जाएंगी, एयर कंडीशन कोचेस। उमरकोट किले की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, कुछ उनमें से मैंने भी देखी, लेकिन मुझे लगता है कि हम ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। किले में आए हैं और म्यूज़ियम ना देखें, जहां इस इलाके की सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी तारीख़ी चीज़ें महफूज हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा सर। आपको लेके चलते हैं म्यूज़ियम। तो हम आ चुके हैं थर म्यूज़ियम उमरकोट। ये इस खित्ते का वाहिद म्यूज़ियम है जहाँ फ़ारसी किताबें जो मुग़ल बादशाहों के दौर में लिखी गई वो भी यहाँ मौजूद है। एक बेश बहा ख़जाना इल्मी अदबी लोगों के लिए। आम लोग शायद इन चीज़ों की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो ना दें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है। ये एक मैप है जिसमें अभी मौजूदा पाकिस्तान भी दिखाया गया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो ड्रॉ लाइन है ये बताती है कि मुग़ल एम्पायर कहाँ कहाँ थे। इस वक्त लद्दाख का एक छोटा सा इलाका छोड़कर पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान का कुछ अपर का ये इलाका छोड़कर, साथ में कंधार का इलाका, और ये सारा, और आखिर में बिल्कुल ये भारत की पट्टी जो कि श्रीलंका के साथ उसकी साहिल शेयर करती है, उसे छोड़कर ऑलमोस्ट बंगाल तक, असम का कुछ इलाका, नहीं असम नहीं, मौजूदा जो है इलाका मणिपुर का और नागालैंड का, वो भी इसमें शामिल था। तो ये है वो पूरा मुग़ल एम्पायर का मैप। ये वो चंद तस्वीर हैं जो कि कदीम हैं। जलालुद्दीन अकबर साहब हैं, मुग़ल आज़म, और ये मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर, आखिरी बड़े मुग़ल बादशाह। और ये शाही महल में शहज़ादा एक दरवेश के साथ एक पिक्चर है, वो मंज़र दिखाया गया है। और ये हैं जनाब हुमायूं, जो कि पहली बार उमरकोट के किले में आए थे। तकरीबन सरकर्दा जो मुग़ल बादशाह और शहज़ादे हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ मैंने आपको मैप दिखाया और ये रूट दर्शाया गया है कि हुमायूं बादशाह कहाँ से गुज़र कर यहाँ पहुँचा, फिर ईरान गया और फिर वापस दिल्ली बैक हुआ। अगर आपने अकबर बादशाह की हिस्ट्री कुछ पढ़ी हो तो राजा मान सिंह का नाम आपने सुना होगा। ये उनके दरबारी थे, अहम वज़ीर थे,
और राजपूत सरदार थे। और उसके साथ ये पुराने खतूत हैं सर, आपने गालिब के खतूत का तज़किरा सुना होगा निसाब की किताबों में, तो ये बादशाहों के लिखवाए गए खतूत हैं जो कि ओरिजिनल असली वो यहाँ मौजूद हैं। जितने भी किरदारों के मैंने नाम लिए हैं, मुग़ल बादशाह हों या और अमीर हों, सरदार हों, इस खित्ते से मुतल्लिक तो हैं, लेकिन वो कुछ इतने रेलेवेंट नहीं। लेकिन ये जो किरदार है उमर मारई या उमर मारवी का, ये अभी तक रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो अभी तक इसे दास्तानों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और अपने बच्चों को उनकी कहानियाँ भी सुनाते हैं। इसी तरह का एक स्टैचू हम आपको जो थर भालवा, जो मारवी का गांव था, वहाँ जब हम गए थे उस म्यूज़ियम में, तब भी हमने आपको दिखाया था। और इसी तरह का एक स्टैचू नंगर पार्कर का जो जहान खान मिस्कीन खोसा म्यूज़ियम है, वहाँ भी मौजूद है। लेकिन ये एक बड़ा पोर्ट्रे है, एक जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बिल्कुल एक महल, एक दरबार या एक बड़े कमरे की तरह बनाया गया है। और साथ में उसकी मुलाजमा मारवी बैठी हुई जो है वो मारवी है और ये मुलाजमा है। ये कुछ इस तरह से दर्शाया गया है कि वो जेवरात लेकर तैयार खड़ी हुई है और मारवी जेवरात को पहनकर दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं है। और ये उमर सुमरो। तो ये यहाँ पर इस खत्ते की सकाफत दिखाई गई है, कुछ जिद्दत पैदा की गई है इसमें, बाकायदा उन्हें वर्कआउट करते हुए दिखाया गया है। ये एक लोहार दिखाया गया है, जो आलात जो हैं इस्तेमाल होते हैं ज़राअत में, उनकी तैयारी का मरहला, खातून और मर्द दोनों काम कर रहे हैं। और अब समझ में भी ये चीज़ आ गई है, पूरी दुनिया का जो मईशत उसको देखा है कि एक मर्द और खातून दोनों मिल के काम करते हैं। ये कुम्हार जो चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है, औरत उसके लिए खाना लेकर आई है या फिर पानी भर कर आई है और बच्चा खेल रहा है। और ये है जनाब कारपेंटर, बाद्युन नज़र में बहुत हद तक असली नज़र आता है, खाती कारपेंटर। और ये है जनाब टिपिकल ट्रेडिशनल हमारा देसी माहौल, दही लस्सी बिलोकर उसमें से मक्खन निकालना और अपने घर के लिए अनाज को पीसकर आटा बनाना। और ये उमरकोट का नाम जब आपके जहन में आता है तो इस खित्ते में जोगी, ख़ास तौर पर जोगी मिस्री, बड़ा एक मशहूर किरदार जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो यहाँ पर एक जोगी कॉलोनी भी मौजूद है, तो सपेरा बीन बजाकर सांप को मस्त करता हुआ। कहते हैं कि सांप सुनता नहीं है, तो ये बीन की आवाज़ पर मस्त कैसे होता है? किसी के पास इस सवाल का जवाब है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये काफ़ी दिलचस्प चीज़ है, हाथों में पहनने वाली अंगूठियाँ, अब दोबारा फैशन में बड़ी अंगूठियाँ। तो अब पता चला कि ये पुराना फैशन था। ये लिखा हुआ अ हेयर पिन वारणजी ढाणी, मतलब वो जो क्लिप वगैरह बालों को कैचर, तो ये वो है ऊपर वाला। और ये है हथ सुकड़ो, हाथ के कड़े, हथकड़ो, हथकड़ी भी यहीं से निकली है फिर, हथकड़ों से। और चंदन हार, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो चंदन हार, झांझर, पाजेब जिसे कहते हैं, पाँव की कड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ भी शायद इसी से निकला हो। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जहन में आ रही है मेरे, एक बात खटमाल कार की, वो मैं आपको बताता हूँ। कंघी का जामा और खटमाल, ये सब जेवरात हैं पुराने, और इस खातून ने तो बाकायदा पहने हुए। हाँ सर, ये वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। मैं तो सोच रहा था एक ही निशिस्त में हम लोग किले को मुकम्मल डिटेल से रिकॉर्ड करें, क्योंकि इससे पहले इतनी डिटेल से मैंने नहीं देखी वीडियोस उमरकोट किले के अंदर की, ख़ास तौर पर म्यूज़ियम की। तो ये सारे जंग के मैदान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि पुरानी चित्रकारी है ये। इसमें जंग की भी कुछ चीज़ें हैं, तीर कमान के साथ भी मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, और हिंदू मैथोलॉजी ज़्यादातर दर्शाई गई है इसमें।
जो चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, मैंने एक शायद अब्बास जलालपुरी की किसी किताब में पढ़ा है कि ये जो गले में हार, पाँव में पाजेब, अब ये बहुत अजीब सी बात है। मैं इसे मुकम्मल तौर पर रिलेट तो नहीं कर पाता, लेकिन आप लोग साहिब नज़र हैं, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, मेरी आगाही में थोड़ा इजाफा कीजिएगा। अब्बास जलालपुरी साहब लिखते हैं कि शायद ज़माना कदीम में जब औरत एक ग़ुलाम होती थी तो उसे बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था, गले में कोई रस्सी, पट्टा, कुछ भी बांध कर रखा जाता था। तो फिर एक वक्त आया जब औरत को कुछ आज़ादी मिलना शुरू हुई, उसे उसके हुकूक मिलना शुरू हुए, तो वो सारे संसाधन, वो सारी उसकी जो कैद व बंद की उसके आलात थे, उन्होंने खुशनुमाई ले ली। गले की रस्सी हार बन गई, पाँव की बेड़ियाँ पाजेब या झांझर बन गई। आज भी जानवरों को काबू रखने के लिए ज़राअत में नाक के अंदर नुकेल डाली जाती है, नथ कहते हैं उसे, बैलों को भी डाली जाती है। वही नथ आज भी औरत की शोभा, उसकी जीनत बढ़ाती है, लेकिन खूबसूरत सोने की ज्वेलरी में, उसके नाक की नथली बनकर। लेकिन कहा जाता है कि कभी उसे कैद करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। बड़ी अजीब सी बात है। आप में से कोई शख्स इस एंगल से सोचता हो या उनकी अपनी स्टडी तहकीक हो तो मुझे आगाह कीजिए।